गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 49 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 49 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, तो हमारा सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय को, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन दोस्तों, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा सही आंसर होगा एथिलीन, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। सोते समय हमारे रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो शरीर थोड़ा शिथिल होता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग, दिमाग शांत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रक्तदाब थोड़ा सा घटता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सोते समय रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारा सही आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये हमें बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? दोस्तों आप लोगों ने फूड चेन यानी कि फूड प्रोसेसिंग की जो क्रिया होती है उसको आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले दोस्तों हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो स्वपोषी कहलाते हैं। कौन क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। यानी कि दोस्तों अपने भोजन के लिए या अपने दोस्तों निर्वहन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। कौन है? हरे पेड़ पौधे, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी। और दोस्तों इनसे क्या माना जाता है? उत्पादक। तो सबसे पहले हरे पेड़ पौधे आएंगे जो कि उत्पादक होते हैं। उसके बाद दोस्तों इन हरे पेड़ पौधों को दोस्तों टिड्डियाँ हो गई, उसके बाद गाय हो गया, हिरन हो गया, ये लोग खाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी। उसके बाद दोस्तों इसके आगे फूड चेन जब बढ़ता है तब जो लोग इनको खाते हैं दोस्तों, यानी कि टिड्डियाँ हो गई या गाय हो गए, हिरन हो गए, इनको खाने वाले क्या कहलाएंगे दोस्तों? मांसाहारी कहलाएंगे। ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जिसमें आपके दोस्तों चीता आएंगे, बाघ वगैरह आएंगे। ये सारी चीज़ जो मांसाहारी होते हैं, हिरन हुआ, गाय को खाकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, ये दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें मांसाहारी कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है दोस्तों? अपघटक आता है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है। फिर से दोस्तों एक नया फूड चेन चालू हो जाता है। तो पूछा जा रहा है दोस्तों किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, जो कि दोस्तों हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मांसाहारी नहीं होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं और ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर ये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका रिवीजन करना भी जरूरी था। बताना हम लोगों को सुमेलित नहीं, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है सोमनाथ मंदिर, जिसके सामने गुजरात है। बी नंबर कामाख्या मंदिर है, जिसके सामने असम है। सी नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसके सामने केरल है। और डी नंबर है महाबोधि मंदिर, जिसके सामने बिहार दिया गया। हम लोगों को बताने हैं इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों आंसर निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। ए नंबर सोमनाथ मंदिर है, जो कि गुजरात में स्थित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में, तो हमारा बी भी सही हो जाएगा। सी नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, और सामने क्या दिया गया? केरल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी सी नंबर विकल्प हमारा गलत है और हमें यहाँ पे असत्य कथन का ही चयन करना था।
डी है महाबोध मंदिर, जो कि दोस्तों बिहार में ही स्थित है। तो डी भी हमारा सही है। तो आंसर क्या है दोस्तों, विकल्प नंबर सी, क्योंकि असत्य कथन का हम लोगों को चयन करना था। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी, रामनाथ स्वामी मंदिर केरल में नहीं तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सार्क देशों की सूची में नहीं आता। सार्क आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सार्क यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का एक समूह है, जिसमें टोटल 8 सदस्य हैं। नया देश अफगानिस्तान है। और टोटल कौन कौन से देश हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और नया शामिल होने वाला अफगानिस्तान। ये 8 राज्य, ये 8 देश हैं। अब देखेंगे कौन सा देश इसमें नहीं है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो भारत भी होगा, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, उसके बाद है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। म्यांमार नहीं है। तो हमारा यहाँ पे डी नंबर विकल्प गलत हो गया और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हमें नहीं ही बताना था, यानी कि असत्य कथन का ही चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। एक हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम और एक दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है वो। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। वहीं परमाणु बम की बात करें तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का जो स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन ही है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है कौन करता है, ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सीएसओ। सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला विकल्प था ये। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में वैट कब से लागू हुआ ये बताना दोस्तों। स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2005 से, 1 अप्रैल 2005 से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय वित्तीय वर्ष के बारे में। तो जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, वहाँ 31 मार्च इसका आखिरी दिन होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जनरल साइंस का क्वेश्चन है 11 नंबर दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये रेडियो सक्रियता की है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों इसका संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। हमारा सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर में। किसमें, हाइड्रोमीटर में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो कैसे पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत में कम भूमि में अधिक से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, जिनका दोस्तों आप देखने में तो कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कार्य का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। यानी दोस्तों उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है ना के बराबर होती है, लगभग शून्य ही होती है। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। वहीं से दोस्तों जुड़ के बात आती है कि भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि दोस्तों बर्फ पानी पर कब तैरेगी, जब जब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत कम होगा, तभी दोस्तों बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरेगी। कोई भी वस्तु दोस्तों जिसका घनत्व पानी की अपेक्षा कम होगा वह पानी के ऊपर तैरती रहेगी। तो इसमें विकल्प देखें दोस्तों तो कौन सा है, विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठोस होने के बावजूद बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो वह पानी पर तैरती रहती है। बर्फ पानी से कम घनत्व वाली होती है, इसलिए यह पानी पर तैरती है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, कई क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण के दौरान दोस्तों उन्होंने कलिंग को जीत भी लिया था, लेकिन उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का अनुसरण किया।
वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। और ये चीज़ें दोस्तों इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलती है। किसमें? 13वें शिलालेख या अभिलेख में देखने को मिलती हैं कलिंग युद्ध का जो वर्णन है। और इन अभिलेखों को या शिलालेखों को जो पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ दोस्तों, वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं तो क्या शामिल होते हैं दोस्तों, ये हमें बताना है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो उसमें दोस्तों जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आशा भी शामिल होती है। आपका दोस्तों लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भी शामिल होती है। वहाँ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी शामिल किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा की रचयिता बताने दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन में तो कौन है, फिरदौसी, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 क्वेश्चन है दोस्तों, विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार वनडे परीक्षाओं में, हर वनडे परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे, पुनः दोस्तों इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारे मिस ना हो। तो विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री की, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों यहाँ हम लोग एक महत्वपूर्ण नोट देखेंगे जिसमें दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ से जुड़े हुए क्लियर होंगे। एक मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण नोट्स। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थलों के नाम, सबसे पहले राजघाट जो कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है, फिर शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट जो कि हमारा क्वेश्चन था लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, वीर भूमि राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम व महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना आप लोग कवर कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग नाथुला दर्रा का आंसर करेंगे, उसके बाद पुनः दर्रों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों पे हम लोग दोस्तों बात भी करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जानते हैं दर्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम में है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखा है दोस्तों महत्वपूर्ण नोट है हमारा, भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले काराकोरम है, जोजिला है, बनिहाल है, तीन एक साथ लेंगे दोस्तों, तीनों जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा व बनिहाल दर्रा तीनों जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा दोनों एक साथ लेंगे, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। फिर लिपुलेख दर्रा और दोस्तों माना दर्रा व लिपुलेख दर्रा ये दोनों एक साथ लेंगे, उत्तराखंड में है। उसके बाद थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा दोस्तों ये दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इनको एक साथ लेके पढ़ेंगे। लास्ट में एक बच रहा है दोस्तों फालघाट दर्रा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दक्षिण के दर्रों के बारे में। थालघाट दर्रा व भोरघाट दर्रा दोनों महाराष्ट्र में ले लीजिए। उसके बाद पालघाट दर्रा आपका केरल में है। तो इतना क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद रखेंगे तो दर्रों से संबंधित भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।